नमस्कार। खबरों के इस अंक में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लगाएं अधिक से अधिक पेड़, कहा पवन कुमार सीजेएम ने। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं शुरू। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज, 71% मतदाताओं ने जमा किए गणना पत्र। आशा वर्कर्स यूनियन ने किया प्रदर्शन, रणनीति पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार। किसान सभा ने मुआवजे के लिए लगाई गुहार, एकत्रित होकर किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय की कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी के संयोजन में आयोजित मेगा वृक्षारोपण अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए पेड़ लगाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि परिसर को हरा भरा बनाने के लिए पौधारोपण अभियान चलाकर विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा मेगा वृक्षारोपण अभियान 2026 का आयोजन किया गया। इस अभियान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री पवन कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि इस अभियान की थीम आज पेड़ लगाएं, आने वाले कल को हरा भरा बनाए रहेगी। उन्होंने सभी नागरिकों से अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाने और उसकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण मिल सके। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भिवानी एवं डीएलएफ फाउंडेशन काउंसिल गुरुग्राम के सहयोग से विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रजातियों के 8000 पौधे लगाए जाएंगे। सीजेएम पवन कुमार द्वारा विश्वविद्यालय को 2000 पौधे भेंट किए गए। उनके इस उदार सहयोग से विश्वविद्यालय के हरित परिसर अभियान को मजबूती मिलेगी और परिसर की जैव विविधता व पर्यावरण में सुधार होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका धन्यवाद एवं आभार व्यक्त। 10 बीहड़ एक झील के बराबर होते हैं, 10 झील एक योग्य पुत्र के बराबर होती है और 10 योग्य पुत्र एक वृक्ष के बराबर होते हैं। तो वृक्षारोपण जो है वो बहुत ही सत्य कार्य है। समाज कल्याण, विश्व कल्याण, धरती की सेवा, पर्यावरण संरक्षण, सभी के लिए पेड़ अभूतपूर्व कार्य करते हैं, अनिवार्य है। इसी अनिवार्यता को देखते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये अभियान चलाया गया है। कल डीएलएफ की फाउंडेशन जो थी उनके तहत हमने 5500 पौधे तब लगाए हैं। आज सीजीएम साहब हमारे साथ हैं। 2000 वृक्ष इन्होंने हमें डोनेट किए हैं। आने वाले समय में 7000 पौधों के साथ हमारी यूनिवर्सिटी पूरी तरह पर्यावरण के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट तथा इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं शुरू हो गई है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष शंकरलाल धूपर ने स्वयं नूह जिले के 6 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करके सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के पहले दिन नकल करते हुए 26 परीक्षार्थियों को पकड़ा। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ नकल रहित परीक्षाएं कराना है, जिसके लिए सभी जिलों में उड़न दस्ते लगातार सक्रिय हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने अभिभावकों से अपने बच्चों को ईमानदारी के साथ नकल रहित परीक्षाएं देने के लिए प्रेरित करने की अपील की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं शुरू हो गई। पहले दिन सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा प्रदेश भर में शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई, जिसमें लगभग 24,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। वहीं 10वीं कक्षा की परीक्षाएं भी शुरू हुई, जो 18 जुलाई तक संचालित होंगी। बोर्ड प्रशासन ने परीक्षा को पूरी तरह नकल मुक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर उड़न दस्तों की तैनाती की है। चेयरमैन फ्लाइंग, सचिव फ्लाइंग सहित अन्य विशेष उड़न दस्ते लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि ड्यूटी में
लापरवाही बरतने पर 2 परीक्षा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि नकल से भले ही अस्थायी रूप से अंक मिल जाएं, लेकिन इससे विद्यार्थियों का भविष्य मजबूत नहीं बनता। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने परिश्रम पर विश्वास रखने और बिना किसी अनुचित साधन का सहारा लिए आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने की अपील की। कल से हमारे जो है कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। कल +2 का एग्ज़ाम था और पूरे प्रदेश भर में वो एग्ज़ाम रहा और 24,000 के आसपास जो है उसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन जो है किया कल। और आज से 10वीं के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, 18 तारीख तक ये चलेंगे। कल जो है हमारी फ्लाइंग सारी डिस्ट्रिक्ट में तो रहती है और उसके अलावा भी चेयरमैन फ्लाइंग, सेक्रेटरी फ्लाइंग और दूसरी 3 फ्लाइंगें और रहती हैं। तो कल हमने जो है, मैं स्वयं गया था नूह जिला में और वहाँ अलग अलग 6 सेंटर्स का मैंने दौरा किया। उसमें 26 से जो परीक्षार्थी थे उन्होंने जो है नकल करते हुए पकड़े गए, उनका यूएमसी बनाया। और 2 सुपरिटेंडेंट जो है, सुपरिटेंडेंट नहीं, जो क्लास में जो रहते हैं ऑब्जर्वर वगैरह, उनको 2 को हमने रिलीव किया। न्यूसेंस था उनके कमरों में उस वजह से। और नकल रहित परीक्षा करवाने की हम जो कोशिश कर रहे हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से, कि आप बच्चे को समझाएं पेरेंट्स कि वो नकल ना करें। नकल करने से एक बार तो बच्चे के नंबर आ सकते हैं, लेकिन वो भविष्य में उसको सफल नहीं हो पाएगा। आप उसको कहें कि बगैर नकल के वो अपनी परीक्षा को निकालने की कोशिश करें। और स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, आप अपने जो परिश्रम आपने जो किया है ना, उस पर भरोसा रखिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत भिवानी विधानसभा क्षेत्र में कार्य तेजी से चल रहा है। पुनरीक्षण के प्रथम चरण में बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। इस बारे में एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि इस अभियान में सभी बूथों पर बीएलओ सक्रिय हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2,36,000 मतदाता हैं, जिनमें से करीब 71% मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा करवा दिए हैं। बाकी का कार्य भी समय अवधि के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत अब दूसरे चरण में मतदाताओं से भरे हुए प्रपत्र प्राप्त कर उन्हें बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन और अपडेट किया जा रहा है। निर्वाचन अधिकारियों ने बताया कि अभियान में सभी बूथों पर बीएलओ सक्रिय हैं। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों से भी सहयोग का अनुरोध किया गया था, जिसके तहत उनके बूथ लेवल एजेंट भी सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। इनमें से अब तक करीबन 71% मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र जमा करा दिए हैं। शेष मतदाताओं में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके हैं, अनुपस्थित हैं या जिनके नाम 1 से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। ऐसे मामलों की छटनी और सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। अधिकारियों ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि जिनके पास अभी भी गणना प्रपत्र हैं, वे बिना विलंब अपने संबंधित बीएलओ के पास उन्हें जमा कराएं, ताकि समय सीमा के भीतर पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी की जा सके और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटने की स्थिति न बने। जैसा कि आपको विदित है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है हमारा इलेक्टोरल रोल का, वो अभी फुल फोर्स में चला हुआ है। तो इसके तत्वावधान में हमने जितने भी हमारे बूथ हैं, पार्ट वाइज हमने बीएलओ की ड्यूटी लगाई है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी और उनके माध्यम से भी उनके BLA2 बूथ लेवल जो असिस्टेंट होते हैं 2 उनके द्वारा भी डेप्यूट किए गए हैं। तो इसका जो प्रथम चरण था इन्फॉर्मेशन फॉर्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन का, वो हमने पूरा कर लिया है। अब द्वितीय जो चरण है, जो फार्म भर के जो हमारे जितने वोटर्स हैं वो फार्म भर के अपना हमारे BLOs को जमा करा रहे हैं और BLO के माध्यम से इसका अपडेशन BLO ऐप पे किया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम चला हुआ है। तो उसमें अब तक हमारे जो 2,36,000 के आसपास जो हमारे जो वोटर्स हैं भिवानी 57 विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसमें हमारे पास 71% हमारे पास जो है वोटर्स के द्वारा फार्म जमा कराए जा चुके हैं। तो जो बाकी हमारे जो 30% के आसपास हमारे जो वोटर्स रह गए हैं, उनमें से काफ़ी संख्या में जो ऐसे भी हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर जो यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, या फिर अब्सेंट हैं, या डुप्लीकेट जिन्होंने
2 जगह वोट कार्ड बनवा रखे हैं। तो ऐसे का भी sorting का प्रोसेस चला हुआ है। तो क्योंकि अभी हमारे कुछ अंतिम दिन ही हमारे चल रहे हैं, तो इसमें मेरे जितने भी हमारे वोटर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी बेसिस पे आज ही हमारे जो BLOs हैं उनके पास अपना जो इन्विटेशन फॉर्म जो आपको प्रदान किया गया है उनको जमा कराएं, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इस सारी प्रक्रिया का उद्देश्य है हमारा त्रुटि रहित जो हमारी जो मतदान सूची है, मतदाता सूची है, उसको त्रुटि रहित और स्वस्थ बनाना है, ताकि हमारा जो लोकतंत्र है वो सुदृढ़ हो सके। तो इसमें ये जन भागीदारी इसमें एक अहम रोल प्ले करेगी। तो जितने भी हमारी NGOs हैं या फिर संस्थाएं हैं और जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन सभी का मैं आह्वान करता हूं कि जितने भी हमारे साथी हैं, वोटर्स हैं, उनको प्रेरित करें कि प्राथमिकता के आधार पर हमारे जो इन्विटेशन फॉर्म BLO ने जो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उनको जमा कराएं, ताकि हमारी जो समयबद्ध रूप से प्रक्रिया पूर्ण हो सके। 26,000 रुपए मासिक वेतन, सरकारी कर्मचारी का दर्जा इत्यादि मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स यूनियन उप प्रधान सुमन ने बताया कि सरकार के द्वारा आश्वासन देने के बावजूद भी उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। वे सरकार को इस संबंध में कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। प्रदर्शनकारी आशा वर्कर्स ने मांगे नहीं मानने पर आंदोलन तेज करने की सरकार को चेतावनी। आशा वर्कर्स यूनियन की उप प्रधान सुमन ने बताया कि उनकी लंबी लड़ाई 2018 से चल रही है। 2018 के बाद 73 दिन की लड़ाई की। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि आने वाले समय में सभी को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन बार बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार को अनेकों बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आश्वासन के सिवा उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। आश्वासन के भरोसे उन्होंने लंबा समय काट दिया है। बार बार यही कहा जाता है कि आपको अगले महीने नियमित कर दिया जाएगा। इसीलिए अब आगे की रणनीति उनकी यूनियन की कॉल के हिसाब से होगी और उसी हिसाब से वो चलेंगे। मेरा नाम सुशीला है, मैं आशा वर्कर यूनियन की जिले की सेक्रेटरी हूँ। और आज का हमारा ये विरोध प्रदर्शन है, आज जिला भिवानी में आज का हमने डेट दी थी। वैसे हमारा पूरे हरियाणा में ये प्रोग्राम चला हुआ है। ये हमारा विरोध प्रदर्शन इस मांग को लेकर के है कि 2018 में जब हमने हड़ताल की थी और हमारा 73 दिन की हड़ताल के दौरान जो हमारा वेतन कटा हुआ था, सरकार ने आज तक हमारे उस वेतन का भुगतान नहीं किया है। एक तो हमारी ये डिमांड है। और उसके बाद हमारा 1500 की बढ़ोतरी केंद्र सरकार ने जो की थी, उसको आज तक भी सरकार के अंदर वो लागू नहीं करी। आशा वर्कर के काम में जो पैसे की जो बढ़ोतरी थी वो आज तक लागू नहीं की है। दूसरी हमारी ये डिमांड है। और हमारी एक ये डिमांड है कि आशा वर्कर के ऊपर ऑनलाइन काम का दबाव आए दिन इतना बढ़ाया जा रहा है और आशा वर्कर के जो नियमित गतिविधि के जो कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और सरकार ये नहीं सोच रही कि जब हमारे जिस काम को लिए हमारे को लगाया गया था आशा वर्कर को, वो हमारे काम दिन प्रतिदिन प्रभावित होते जा रहे हैं। मातृ मृत्यु दर बढ़ती जा रही है, शिशु मृत्यु दर बढ़ती जा रही है और उससे काम की तरफ तो आशा वर्करों का ध्यान छुड़ाया जा रहा है। और नई नई स्कीमें ला करके, नए नए काम ला करके वो काम, जबकि आशा वर्करों का ऐसा है भी नहीं, क्योंकि हम टेक्निकल ट्रेड से तो हम लगी हुई नहीं है। समाज सेविका के रूप में हमारे को भर्ती किया गया था और आज हमसे अनाप शनाप ऑनलाइन तरह के हमारे ये काम लिए जा रहे हैं, जो हमारे लिए आशा वर्करों के लिए हमारे नुकसानदायक है, हमारे चिंता का विषय है। हमारा जो रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना चाहिए वो हम प्रॉपर रूप से हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आज ही अब ताजा खबर देख लीजिए, SIR के जो फॉर्म भर रही है जो सरकार, उसमें आशा वर्कर को इन्वॉल्व कर रही है, जबकि हमें न कोई भर्ती हमारी इस रूप में हुई है, न हमारे को कोई ट्रेनिंग दी गई है। हम तकनीकी रूप से हम इसमें सक्सेस नहीं है। कैसे हमारे को ये पता भी हम SIR ये फॉर्म भर सकते हैं? कोई भी गलती होगी तो फिर आशा वर्कर को कहेंगे भी ये गलती आशा वर्कर ने हमारे वोट कार्ड के साथ हमारे साथ कर दी। उसमें भी आशा वर्कर को ये कहा जा रहा है कि आप SIR फॉर्म में हमारा पूरा सहयोग करिए। सभी बहन जी ये बैठी हैं, इनसे भी आप पूछ लीजिए कि ये जो वोट कार्ड जो बनाए जा रहे हैं, इनमें आशा वर्कर को दिन पर दिन रोज प्रभाव डाल करके, हमारे कोऑर्डिनेटर भी हैं जो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं उनके द्वारा भी, और हमारे और जो अधिकारी हैं NSM के जो अधिकारी जिले पर बैठे हैं उनके द्वारा भी, और PHCO में अलग अलग तरीके के रूल रेगुलेशन बना करके कोई ऐसी गाइडलाइन भी नहीं है। हम ये भी कह रहे हैं, गाइडलाइन अगर ऊपर से आई हुई है तो हमारे को दे दीजिए, ताकि हम उस काम करने में मना ना कर सके। विभाग का काम हम करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन क्या करें। आज जो आशा वर्कर हमारे जिला की इकट्ठी हुई है, पूरे हरियाणा में 20,000 से ऊपर आशा वर्कर हैं और 900 से 20 है 30 है ऐसी भिवानी जिला में है। और ये हमने जो बुलाई है ये संगठन में DSP रैंक की है, सारी नहीं बुलाई हमने। ये सांकेतिक धरना है।
और ये धरना क्यों दिया जा रहा है? 2018 में आशा वर्कर हरियाणा ने 72-73 दिन की हड़ताल की थी पूरे हरियाणा में, और सरकार उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने समझौता किया था। उस समझौते से सरकार मुकर रही है। दूसरा, कर्मचारी का दर्जा हम मांगते हैं, आशा वर्कर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कर्मचारी का तो दर्जा दे नहीं रहे, उल्टा ब्लॉक लेवल ऑफिसर बना दिया। हम ये कह रहे हैं इनको कर्मचारी तो मान लो, कम से कम बीएलओ तो लगाओ, कर्मचारी तो मानो। कम से कम क्लास 4 भी कर्मचारी मानोगे तो इनको 30-35 हजार रुपए तनख्वाह तो दो। लेकिन सरकार उस पे आने के बजाय आनाकानी कर रही है, और उसके विरोध में आज ये हम जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन करके सीएमओ साहब को ज्ञापन देंगे। और सरकार तरफ से हम ये उम्मीद करते हैं, आपके माध्यम से भी, सरकार से भी, आने वाला जो अखिल भारतीय किसान सभा ने 2023-24 की रबी की फसल के बीमा क्लेम मामले में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को किसानों की ऐतिहासिक जीत बताया है। किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल, जिला प्रधान रामफल देसवाल और उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने बताया कि बीमा कंपनी के क्लेम न देने से संबंधित याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने किसानों की मांगों को पूरी तरह से जायज बताया है। कोर्ट के इस फैसले से बीमा क्लेम की बकाया राशि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। किसान नेताओं ने बताया कि भिवानी जिले के किसान का साल 2023-24 की सरसों, चना और गेहूं की फसलों का कुल 85 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम बनता था। इसमें से शेमा बीमा कंपनी ने केवल 25 करोड़ रुपए जारी किए और बाकी राशि रोक दी। यह बकाया राशि 2.5 साल से अटकी हुई है। सरकार के आदेशों के बावजूद बीमा कंपनी ने राशि जारी नहीं की और इसके खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया गया था। किसान सभा ने प्रेस वार्ता में आंकड़ों के साथ सरकार से मांग की कि रबी 2023-24 का भिवानी जिले का 52 करोड़ और चरखी दादरी जिले का 8 करोड़ रुपए बकाया, खरीफ 2023 का लोहारू और बाडड़ा में 1 साल चले लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने क्षेमा कंपनी को भिवानी और चरखी दादरी जिलों के लिए 250 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनी को 1 महीने के भीतर 12% ब्याज समेत इस राशि का भुगतान करना था, लेकिन कंपनियों ने अभी तक भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की। तमाम पत्रकार साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आज जो किसान सभा की जो प्रेस वार्ता उसमें हमारी बातचीत को लोगों तक पहुंचाने के लिए, संदेश के लिए हुआ है। मेरा नाम सुमित दलाल है, राज्य सचिव अखिल भारतीय किसान सभा। और आज हमारी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका एक जो खास उद्देश्य है वो ये है कि हम अखिल भारतीय किसान सभा पिछले लंबे समय से बीमा क्लेम के लिए और फसल खराबे का जो मुआवजा है उसको लेके हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और उसी की कड़ी में कुछ सफलताएं भी मिली है और कुछ सफलताएं अभी आगे मिलना बाकी है। तो उसका जो हमारा आगे के एक्शन है उसके बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा जब 2023-24 में रबी की जो चना है, सरसों, गेहूं की फसल बर्बाद हुई थी, और उस समय पे फसल बर्बाद हुई जब कंपनी ने किसानों को जितना क्लेम बनता था, लगभग 85 करोड़ रुपए का क्लेम बनता था, और वो क्लेम पूरा नहीं दिया था। केवल जो 25 करोड़ रुपए का क्लेम ही कंपनी ने, क्षेमा बीमा कंपनी ने उस समय पे वितरित किया था, और वो क्लेम पेंडिंग था। और उसी के अगली जो हमारी फसल थी खरीफ 2023 की, उसका भी हमारा जो फसल बर्बाद हुई थी उसका लगभग वो 250 करोड़ से ज्यादा का, 350 करोड़ का जो बीमा क्लेम था वो बनता था। उसके में भी काफी जो है आपत्तियां लगा के बीमा कंपनियों ने हमारे उस क्लेम को रोक दिया था। उसको लेकर अखिल भारतीय किसान सभा ने लंबी लड़ाई लड़ी, समय समय पे अनेकों प्रदर्शन किए। ये मांग जो है राज्य सरकार तक, जिला प्रशासन तक पहुंचाई, सरकारों तक पहुंचाई, और उस लड़ाई का ये परिणाम ये है कि आज जो है अभी आपको सबको जानकारी है, और पिछले दिनों जब हमने 1 साल ये लंबा आंदोलन किया, लोहारू के अंदर एक पड़ाव लगाया, और उस पड़ाव के बाद जो है आंदोलन के दबाव के ऊपर SGRC का गठन हुआ। SGRC के गठन के बाद जो है राज्य शिकायत निवारण आयोग ने ये फैसला किया कि कंपनी को 250 करोड़ का जो बीमा क्लेम बकाया है वो देना पड़ेगा, और 1 महीने का उसमें समय दिया था कि 1 महीने के अंदर 12% ब्याज के साथ इस पैसे का जो है भुगतान किसानों को किया जाए। और वो 3 जून का था, और आज जो है हम 10 जुलाई में बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे वो हमारी जीत थी, लेकिन अभी तक भी किसानों का वो क्लेम नहीं आया। और इसके साथ एक जो महत्वपूर्ण था, रबी का जो हमारा मुआवजा था लगभग 60 करोड़ का, जिसपे कंपनी ने एक तरह से कुंडली मार के बैठी हुई थी। कंपनी उस क्लेम को रिलीज नहीं कर रही थी, और जब राज्य शिकायत निवारण आयोग की मीटिंगें हुई
उस दौरान भी हमने इस मुद्दे को लगातार उठाया और सरकार से भी हमने उस समय पे मांग की कि आप इस मुद्दे के ऊपर एक मजबूत पैरवी करें, क्योंकि कोर्ट में कंपनी चली गई थी और उस समय पे हमने मांग की थी कि सरकार भी इसकी पैरवी करे। और अल्टीमेटली अभी वो 2-3-4 दिन पहले जो है उसका डिसीजन आया और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके जो निर्णय था उसको जो है जो अपील थी उसको खारिज कर दिया, डिसमिस कर दिया, जिसके चलते वो 60 करोड़ का जो बीमा क्लेम था उसका भी रास्ता खुला है। जो 2023-24 का रबी फसल का सरसों का जो बीमा क्लेम था, ये एक तरह से कंपनी ने हड़प दिया। 60 करोड़ रुपए कंपनी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मॉनेटरी कमेटी के निर्णय के खिलाफ स्टेट टैग में गई। स्टेट टैग के ने निर्णय दे दिया कि ये पेमेंट आप करो, सरसों का जो आपको करना ही होगा, ये वाजिब बनता है किसानों का। फिर वो सेंट्रल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में चली गई, वहाँ भी कंपनी को हारना पड़ा। फिर उसके निर्णय के खिलाफ ये जो है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ये रिट याचिका दायर की थी और ये रिट याचिका जो ने निरस्त कर दी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, उन्होंने वापिस ही ले ली बल्कि कंपनी ने। और ये जो शर्मा कंपनी है इसने बहुत किसानों के साथ फ्रॉड किए, इसी राज्य में नहीं और कई भी जो दूसरे राज्यों में भी किए। और ये जो 2023-24 का जो खरीफ फसल का कपास का बीमा क्लेम था, 350 करोड़ रुपए यहाँ पड़ा था। डिस्ट्रिक्ट मॉनेटरी कमेटी जिसके वो जिला उपायुक्त चेयरमैन होते हैं, DDA सचिव होते हैं, उन्होंने पास कर दिया। उसके बाद कंपनी ने वहाँ जो स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी में बगैर कोरम पूरा हुए, बल्कि उसकी टर्म भी पूरी हो गई थी, वहाँ 2 अफसरों से मिलके और उन्होंने ये जो क्रॉप कटिंग की बजाय ये जो है सैटेलाइट इमेजिंग से कर दिया और 250 करोड़ रुपए जो है ये बीमा क्लेम उड़ा दिया किसानों का सैटेलाइट के जरिए। जबकि बीमा पॉलिसी में ये क्लियर कट है कि धान और गेहूं में 70% जो है वो क्रॉप कटिंग मानी जाएगी और 30% जो है टेक्निकल एड मानी जाएगी, सैटेलाइट से मानेगी। जबकि कपास के मामले में 100% जो है क्रॉप कटिंग से होगा। उसके बावजूद भी उन्होंने जो है ये 250 करोड़ का फ्रॉड कर दिया था। इसको लेके काफ़ी बेचैनी थी, काफ़ी लोग ये कह रहे थे भाई ये कंपनी देगी नहीं। इसमें बड़े अधिकारी भी कृषि विभाग के मिले हुए हैं और यहाँ तक भी राजनीतिक लोग भी इसमें मिले हुए हैं, कंपनी ने जो ये फ्रॉड किया है। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार किसानों ने संघर्ष जारी किया, बहुत सी पंचायतें हुई, प्रदर्शन हुए और अल्टीमेटली 11 महीने तक, क्योंकि लुहारू के लोगों का 190 करोड़ रुपए था उस ब्लॉक का, लुहारू ब्लॉक का, इसलिए हमने उसको सेंटर बना करके वहाँ ये मोर्चा लगाया, महापड़ाव लगाया। उससे राजनीतिकों पर भी दबाव पड़ा, उन्होंने भी, किसी ने पार्लियामेंट में उठाया, किसी ने विधानसभा में उठाया, किसी ने मुख्यमंत्री से बात की और अल्टीमेटली फिर ये जो है स्टेट ग्रीवेंसीज रिड्रेसल कमेटी बनानी पड़ी। और उसके 2 चेयरमैन थे, पहले अग्रवाल था, वो फिर हटा दिए गए थे। उसके बाद विजेंद्र सिंह इसके जो है चेयरमैन बने, जो ACS एग्रीकल्चर। उसके बाद उसने काफ़ी बहस के बाद कई मीटिंगें हुई स्टेट ग्रीवेंसीज रिड्रेसल कमेटी की, फिर निर्णय दिया कि ये कंपनी की गलती थी, किसानों की मांग जायज़ है और उसने फिर ये आदेश पारित किया कि कंपनी 12% के साथ जो है किसानों का भुगतान करेगी। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइन। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए लगाएं अधिक से अधिक पेड़, कहा पवन कुमार CJM ने। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कंपार्टमेंट व इम्प्रूवमेंट की परीक्षाएं शुरू। मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज, 71% मतदाताओं ने जमा किए गणना पत्र। आशा वर्कर्स यूनियन ने किया प्रदर्शन, रणनीति पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार। किसान सभा ने मुआवजे के लिए लगाई गुहार, एकत्रित होकर किया प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।